आइए। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी एडवांस क्लास पे। और अगर एडवांस अकेडमी में आपको पता है कि हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हिस्ट्री की सीरीज में चौथी क्लास पर आप आज पहुंच चुके हैं। तीसरी क्लास में आपको पता है कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भारत की नींव बोलती है, कि प्राचीन भारत की जो नींव पड़ती है वैदिक काल से पड़ती है। और वैदिक काल की पहली क्लास में हमने कहते हैं कि वैदिक काल का साहित्य पढ़ा था। हमने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषद और वैदिक पुराणों के बारे में और महाकाव्यों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने उस क्लास को नहीं लिया है तो उस क्लास को आप पहले पार्ट से लीजिए और अपनी चौथी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4, जिसमें हमें देखना होगा कि वैदिक काल, जिसे प्राचीन भारत की नींव बोलते हैं। प्राचीन भारत की नींव इसलिए बोलते हैं कि प्राचीन भारत में जो भी चीज हुए हैं, चाहे आपका जैन धर्म हो, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, सभी ना सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी ना किसी तरीके से वैदिक काल से संबंधित था। कहते हैं कि ईसा पूर्व के 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के जो बीच का काल था उसमें वैदिक काल शुरू हुआ था। और वैदिक काल वह स्वर्ण युग था जिसमें भारतीय सभ्यता की आधारशिला रखी गई थी। तो वैदिक काल वह स्वर्ण युग है जिसने भारतीय सभ्यता की आधारशिला रखी है, भारतीय सभ्यता का वेश रखा है। ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है और वही वैदिक काल है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया था। हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट का बात की गई थी। अब आपको समझना होगा, कुछ बातें आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। हम बात ध्यान से करेंगे कुछ को। देखो, जो वैदिक काल है, मैंने आपको बताया है भी, कुछ बातें समझेंगे और आज की क्लास हमारे समझने पे फोकस रखा बेटा, नोट्स बनाने फोकस नहीं करेंगे, केवल समझने पर ध्यान। देखो, जो वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए हमने इस काल को वैदिक काल बोला है। इसकी जानकारी वेदों से मिलती है इसलिए इसका नाम वैदिक काल बोला है। और ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड था। और कहते हैं कि वैदिक काल को पढ़ने के हिसाब से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में। एक पार्ट्स को हमने नाम दिया है ऋग्वेदिक काल। क्या नाम दिया है? ऋग्वेदिक काल। और दूसरे पार्ट्स को हमने नाम दिया है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक पेपर में क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आपको बता देना कि दो काल में, एक है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल को बोलते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो 500 साल का इतिहास है उसको हमने ऋग्वेदिक काल दिया है, नाम दिया है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास है उसे हमने उत्तर वैदिक काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उत्तर वैदिक काल। तो समझना कि वैदिक काल को दो भागों में पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ऋग्वेदिक काल के बारे में समझते हैं कि सिंधु घाटी से लेकर गंगा घाटी तक के मैदानों तक इस सभ्यता का विस्तार था। कहते हैं कि सिंधु नदी इधर बहती है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलते कराची शहर के निकट पाकिस्तान में नदी गिर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी में भाई सिंधु नदी। कहते हैं कि यहां से लेके जो गंगा रिवर है इसके बीच में जो क्षेत्र था ये प्राचीन समय में, कहते हैं इसी सभ्यता को वैदिक काल सभ्यता बोलते हैं। और 1500 ईसा पूर्व में जो वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग होती है, और कहते हैं इसे सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। कहते हैं कि ये सभ्यता है जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो बसी है वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता का मोस्टली जो बनाया गया है इसको बसाने वाले आर्य थे। कौन थे भाई? आर्य। यदि कोई पूछे कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे तो आपको बोलना है कि इसके निर्माता आर्य थे। और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल दो या फिर बोलते हैं इसी को कुलीन। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कहते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में ये मध्य वैदिक काल हुआ। पहले प्रारंभिक वैदिक काल और फिर बोला मध्य वैदिक काल। इसमें कुरु और पांचाल क्षेत्र में, कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, कुरु और पांचाल क्षेत्र में विस्तार और सांस्कृतिक विकास हुआ। और बड़ी बात है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया। और गंगा यमुना का दोआब, दो नदियों के बीच क्षेत्र को दोआ बोलते हैं, उस क्षेत्र में स्थायी बस्तियां बनी और आर्यों ने अपना निवास कर दिया। कहते हैं कि आर्य लोग जब भारत में आए थे, संभवतः आर्य मध्य एशिया से आए हुए निवासी थे। जब हमारे भारत में आए थे तो इन्हीं लोगों ने भारत से में आकर वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है। ये मध्य एशिया से आए थे और मैक्स मुलर ने बताया था। और ये कथन सबसे निश्चित माना जाता है कि आर्य कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये जब रहते थे तो ये घुमक्कड़ प्रजाति के रूप में थे। ये एक स्थान पर रहे, फिर दूसरे स्थान पर चले गए, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान से चले गए। इनका कोई एक अपना स्थान नहीं था। लेकिन फिर कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इन्होंने यहां पे अपने स्थायी आवास बनाने शुरू कर दिए। किन्होंने भाई?
उन्हीं को बोलते हैं हम वैदिक काल। कहते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ और सबसे शक्तिशाली जनपदों की उत्पत्ति हुई। ये प्रवास केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की भी एक यात्रा थी। इसमें हर तरीके का परिवर्तन हमें देखने को मिला था। तो ध्यान रखना होगा कि जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। शुरू में कहाँ आए थे ये? सप्त प्रदेश में। बाद में कहाँ आए? गंगा यमुना के दोआब में। यहां पर क्या बनाया इन्होंने? स्तरीय आवास बनाए। और यहां पे कहते हैं कि जो छोटे छोटे 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो बात करते हैं आगे। देखो ध्यान रखना, इनके बारे में जानकारी के लिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, बस आपको पहले बता देता हूं। हाँ जी, बस सिर्फ वेदों का रिवीजन है भाई, पूरी क्लास चलेगी प्रॉपर। देखो, तो कहते हैं कि पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद सामवेद है, तीसरा वेद यजुर्वेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। इनके बारे में डिटेल में मैंने जानकारी पिछले वेद में दी है, लेकिन फिर बता देता हूं। कहते हैं कि इन वेदों के जो संकलन करता है, जिन्होंने इनका संकलन किया था, उनका नाम था वेद व्यास जी। कौन सा व्यास? वेद व्यास। तो कहते हैं कि देवताओं की याद में जो मंत्र लिखे गए हैं वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में देवताओं की याद में मंत्र लिखे गए हैं, जबकि सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया लिखी गई है और अथर्ववेद में जादू टोना लिखा गया है। जादू टोना और औषधि के बारे में लिखा गया है। तो जादू टोना और औषधि के बारे में आगे बात करेंगे। देखो, तो कहते हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी, कौन सी सभ्यता भाई? वैदिक सभ्यता। बड़ी बात ध्यान से देखो, चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्लाइड को। देखो, देखो प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता थी, प्रारंभ में जब ये वैदिक सभ्यता बनी थी तो उस समय ये बोला गया था कि जो कर्म होगा, कर्म के अनुसार ही हर व्यक्ति का वर्ण होना चाहिए। वर्ण मतलब पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कर्म के स्थान से जन्म के स्थान पर आधारित हो गई। ठीक है। देखो, पहले कर्म था भाई, निश्चित की गई थी। क्या है, कहा गया था कि जो ब्राह्मण व्यक्ति होंगे, जो ब्राह्मण होंगे वो वही माने जाएंगे, जो विद्वान है, जो पुजारी है, उन्हें हम ब्राह्मण कहेंगे। कहा कि जो योद्धा है, जो शासक है, उन्हें हम क्षत्रिय कहेंगे। जो व्यापारी है, जो किसान है, हम उन्हें वैश्य कहेंगे। और जो सेवक है, जो श्रम कार्य करता है, जो मजदूर है, जो लेबर है, जो कर्मदाता वर्ग होता है, जो कहते हैं कि कमेरा वर्ग होता है, उसे हमने शूद्र बोल दिया। तो 4 वर्ण व्यवस्था थी और ये चारों की वर्ण व्यवस्था हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कहां पर है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में इसकी व्यवस्था की गई है और कहा गया कि ये प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। लेकिन बाद में ये समय के साथ कठोर हो गई और जन्म आधारित हो गई। तो यदि यार से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए ब्राह्मण काम क्या है, तो विद्वान और पुजारी को बोलते थे पहले ब्राह्मण। जो योद्धा और शासक होते थे इन्हें बोलते क्षत्रिय। जो व्यापारी और किसान थे उन्हें बोलते थे वैश्य। और जो सेवक और शूद्र थे और श्रम कार्य थे भाई, उन्हें बोलते थे शूद्र। आगे बात करते हैं। देखो, इस काल में देवताओं की बात करें तो कहते हैं कि इंद्र का इस काल के प्रमुख देवता रहे हैं। इंद्र को वर्षा के देवता बोलते हैं। वर्षा के देवता कौन है भैया? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता है, इन्हें कहते हैं कि जो सूरज होते हैं, सूरज के राजा भी भाई इंद्र ही थे। कहते हैं कि अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी थी। आपने देखा होगा आज भी जब हम देवता को प्रसन्न करते हैं तो आप हमारे यहाँ पर कहते हैं कि ज्योति जलाते हैं और उसमें कुछ जो जिस तरह हमने कुछ खाना बनाया उसको हम डालते हैं। हम सोचते हैं कि यदि वो अग्नि पे गया तो देवता तक पहुंच जाएगा। तो देवताओं के और मनुष्य के बीच की जो कड़ी है उसे अग्नि बोला गया है। क्या बोला गया है? अग्नि बोला गया। तो यज्ञ की परंपरा ऐसी नहीं है, यदि देवताओं को चीज हमें समर्पित करनी है तो हमें उसे क्या करना भाई? अग्नि के हवाले कर देना। अग्नि अपना आप देवता तक पहुंच जाएगी। कहते हैं कि वरुण, ब्राह्मणीय वर्णव्यवस्था और जल के देवता रहे हैं भाई वरुण। नैतिकता के प्रहरी, नैतिकता मतलब मोरलिटी, मोरलिटी के प्रहरी जो है वो कौन रहे हैं? हमारे वरुण रहे हैं। देखो, यज्ञ परंपरा में एक अग्नोत्री यज्ञ है, सोम यज्ञ है, असम्यक यज्ञ थे। वैदिक मंत्रों का सटीक उच्चारण करने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी। किसके लिए? वैदिक यंत्रों का सटीक उच्चारण के लिए। आगे समझते हैं। देखो, अब बात करेंगे कि जो ये आर्य लोग थे, जब ये रहते थे गांव में, शहर में, जहां पर भी ये रहते थे, तो इनका आर्थिक जीवन कैसा था? इनकी कृषि का व्यवस्था क्या थी? व्यापार कैसा था भाई? पशुपालन कैसा था? देखो ध्यान से, मैं बात करूंगा कृषि व्यवस्था की। देखो ध्यान से, पहले जब आर्य लोग भारत में आए थे तो मैंने बताया है कि आर्य लोग घुमक्कड़ थे
और धीरे 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 इन्होंने घुमक्कड़ प्रजाति से निकले, और घुमक्कड़ प्रजाति से निकलने के बाद इन्होंने अपने परमानेंट आवास बनाए। जब इन्होंने परमानेंट आवास बनाए तो गंगा और यमुना के क्षेत्र में इन्होंने कृषि करनी शुरू की। गंगा यमुना के दोआब में इन्होंने कृषि प्रारंभ की। जब इन्होंने कृषि प्रारंभ की तो गेहूं और जौ की इन्होंने खेती करनी शुरू की। साथ में इन्होंने हल और बैलों का उपयोग किया और सिंचाई तकनीकों का भी विकास किया और मौसमी फसल चक्कर चलाया भाई आर्य लोगों ने। बात करें पशुपालन में तो बोलते हैं कि आर्यों में एक बहुत ही फेमस पशु रहा है जिन्हें बोलते हैं गाय। ये गौ को माता बोलते हैं कि जो गौ माता है वो समृद्धि का प्रतीक है। जिसके पास ज्यादा गाय हुआ होती थी बोलते थे कि वो ज्यादा समृद्ध माना जाता था। तो घोड़े जो था बेटा, घोड़ा युद्ध और परिवहन का प्रतीक था। और जो भेड़ बकरी पालते थे और दुग्ध उत्पादन ये केंद्रीय व्यवस्था थी। सिर्फ खेती करी, गेहूं और जौ को उगाए, और घोड़ा जो है बेटा उससे हमें एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा, तो उससे काम करते थे। व्यापारिक गतिविधि देखा है तो वस्तु विनिमय करते थे कि एक वस्तु देंगे दूसरी वस्तु लेंगे, तो वस्तु विनिमय के बाद व्यापार करते थे। धातु शिल्प हुआ है, ये बड़ी कारीगरी थी, कपड़ा निर्माण होता था और अंत क्षेत्रीय व्यापार था। अंत क्षेत्रीय व्यापार मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये व्यापार करते थे। कौन भैया? ये देखो, देखो आर्य लोग जो थे वो गाय पालन करते थे भाई, कृषि करते थे, गेहूं और जौ की फसलें उगा करते थे। आपको साफ साफ दिख रहा है। और कहते हैं कि इन पर चलने के लिए वो घोड़े का उपयोग करते थे भाई। बैलगाड़ी का भी यूज ये इन्होंने किया है वैदिक सभ्यता में। बात की है कि जनजाति राज्य और प्रारंभिक राज्य व्यवस्था की। तो प्रारंभिक वैदिक काल जो था, जब वैदिक लोग आए थे भैया, आर्य लोग इंडिया में आए थे, तो ये छोटे छोटे जन या कबीलों में आए थे। छोटे छोटे कबीले थे, तो सबसे छोटी इकाई थी इस समय कबीले जन। धीरे धीरे जन बन गया भाई राजन, उस कबीले का एक मुख्य हो गया और मुख्य को बोला गया राजन, और राजन सभा द्वारा चुना गया एक नेता था भाई। ये आते थे, इन्होंने दो पार्टी बनाई थी, सभा और समिति। जो सभा द्वारा चुना गया प्रतिनिधि था, जो प्रमुख व्यक्ति था भाई, उसे इन्होंने बोला राजन। फिर धीरे धीरे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उसमें सभा और समिति दो व्यवस्था बनी कि राजा यही चुनेंगे। उसके बाद क्या है भाई, देखो ये सारा काल जो है वैदिक काल का था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बड़ा क्या होगा। पहले यहाँ जन और कबीले थे, अब जन कबीले नहीं हुए भाई, अब तो जन की जगह महाजनपद हो गए। पहले छोटी इकाई थी, अब विशाल राज्य बन गए। पहले राजा जो था जनता के द्वारा चुना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे राज्य जो राजा था वो वंशागुलित हो गया, एक ही वंश का व्यक्ति था, तो राज्य की शक्ति, राजा शक्ति में वृद्धि हुई। केंद्रीय व्यवस्था प्रशासन हो गया, मंत्री और अधिकार संस्थाओं की स्थापना हो गई। अंतर समझते ध्यान से देखो, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में राजा को जनता चुनती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा ने कहा नहीं भैया मैं हूं और मेरे मरने के बाद मेरा ही बेटा राजा बनेगा। वैदिक काल में सभा और समिति काम करती थी, लेकिन यहां राजा ने अपनी मंत्रिपरिषद बना दी, अपने चाले चपाटे रख दिए और कहा कि भाई जो मैं कहूंगा ऐसे आपको करना है। ठीक है, इस काल में छोटी इकाई थी और इस काल में बड़ी इकाई थी। अब राजा बड़े हो चुके हैं और ये इन मंत्री सहायता से कार्य करना शुरू कर दिया है। आगे बात करें तो देखो, सांस्कृतिक उपलब्धि इस काल में बहुत अच्छी रही है। भाषा का विकास अच्छा हुआ है भाई। देखो वेद लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, साहित्य में काफी काम हुआ है और ज्ञान प्रणाली में काफी काम हुआ। जैसे संस्कृत भाषा का विकास हुआ भाई वैदिक काल में। वैदिक संस्कृति से शास्त्रीय संस्कृत तक की यात्रा हुई। पाणि के व्याकरण ने भाषा को व्यवस्थित रूप दिया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि गणित और विज्ञान में देखा जाए तो ज्योतिष में, गणित में, चिकित्सा में विज्ञान का प्रारंभिक विकास हुआ। वेदांत ज्योतिष में खगोलीय गणनाएं हुई, बहुत सारी चीजें गिनने गए। दर्शन में देखा जाए तो उपनिषदों में गहन दार्शनिक चिंतन हुआ। आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की अवधारणा हुई कि भैया आत्मा भी होता है, ब्रह्म होता है, मोक्ष प्राप्त करना है, व्यक्ति यदि मर जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांतों का पर्दा हुआ। और इन ये सारी बातें हमारे 4 वेदों में, 108 उपनिषद में और 6 वेदांग में थी। वेदों को समझने के लिए जो शास्त्रीय नृत्य था उन्हें वेदांग बोला, दार्शनिक के शिक्षण थे उन्हें उपनिषद बोला, और मानव सभ्यता के प्राचीन ग्रंथ जो थे उन्हें वेद बोला गया। क्या बोला गया? वेद बोला गया। आगे बात करते हैं। तो इस काल में जो मृत भांड थे, मृत भांड माने बर्तन, क्या भैया? बर्तन की बात करें तो विशिष्ट धूसर रंग का मृत भांड था भाई, काले रंग के ज्योतिष में से आकार वाले थे, पतली दीवारों वाले बर्तन होते थे, और उत्तर भारत में बहुत सारे बर्तन मिले हैं। इसी बोलते हैं पीजीडब्ल्यू संस्कृति। कई बार क्वेश्चन आया हुआ बेटा कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति कहां की है? उत्तर भारत की। कहां की है? उत्तर भारत की। तो पुरातत्व साक्ष्य देखा जाए तो हस्तिनापुर से मिले हैं, गंगा यमुना दोआब में, अंत जखीरा से मिले हैं। ये एटा के पास पड़ेगा। कहां पड़ेगा? एटा, एटा मैनपुरी, हाँ, वहां से लोहे के उपकरण मिले भाई। यदि कोई पूछ ले ना कि भारत में सबसे पुराना लोहे के अवशेष कहां से मिले हैं, तो अंतर जखीरा एटा से मिले हैं।
कहते हैं क्षेत्र जिसे हम बरेली बोलते हैं, वहां से सुव्यवस्थित नगर योजना मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नगर योजना। आप कहते हैं कि विरासत देखा जाए तो धर्म की अवधारणा आई थी, और धर्म की अवधारणा नैतिकता और कर्तव्यता का आधार है भाई। सामाजिक मूल्य देखा जाए तो परिवार और समाज की संरचना बनी। दर्शन और विज्ञान देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर तार्किक चिंतन की नींव आई। योग देखा जाए तो आध्यात्मिक साधना का साधन था। संस्कृत साहित्य से ज्ञान की परंपरा बढ़ी, और संस्कार परंपरा से जीवन चक्र के अनुष्ठान बने। वैदिक काल ने भारत संस्कृति के तत्वों को, धर्म, दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, आज भी भारत संस्कृति की आत्मा में जीवित है। ठीक है, ये भी आत्मा में जीवित है। आगे बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता को अब देखते हैं कि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था भाई। तो अब देखो अंतर समझते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलो थोड़ा सा स्लाइड बड़े करते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर रहे। ठीक है जी, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को ध्यान से समझते हैं अपना एडवांस अकेडमी में। देखो, हाँ जी, देखो उत्तर वैदिक काल की विषय बात करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे उत्तर वैदिक काल की। देखो, वेरी गुड, अब आपको दिख रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। देखो, जो वैदिक काल था, पहली बात तो यह है, वैदिक काल था भाई 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का। जो उत्तर वैदिक काल था वो था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का। ठीक है जी, एक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल था इसमें ग्रामीण जीवन प्रधान था भाई। लोग मुख्यतः गांवों में रहते थे, ठीक है, और सरल जीवन शैली थी। ये मुख्यतः एक व्यवस्था ग्रामीण थी। किस कैसी थी भाई? ये शुरू में ग्रामीण व्यवस्था थी। एक बात क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात, पशुपालन आधारित व्यवस्था थी भाई। और कहते थे कि गाय और घोड़े, जिसपे गाय और घोड़े अच्छे होते थे उसे समृद्ध माना जाता था। तो ये पशुपालन पर आधारित थी। किस पे भाई? पशुपालन पे, व्यापार पे नहीं, पशुपालन पे थी ये व्यवस्था, पशुपालन पे आधारित थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सामाजिक व्यवस्था, तो जो वर्ण व्यवस्था लचीली थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, लचीली थी। वर्ण व्यवस्था में आदमी कर्म करके एक वर्ण से दूसरे वर्ण पे जा सकता था, चेंज बदल सकता था। ब्राह्मण क्षत्रिय और क्षत्रिय शूद्र भी बन सकता था, और शूद्र ब्राह्मण बन सकता था, विद्वान थे। बात है जनजाति शासन, जन और विदर्भ जैसी प्राचीन संस्था थी। तो विदर्भ यहाँ की इस काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। आगे बढ़ा, सरल धार्मिक अनुष्ठान था। यहां प्रकृति की पूजा थी, क्योंकि इस काल की कोई हमें मंदिर नहीं मिले हैं, और ये यज्ञ केंद्रित था। यज्ञों पर होते थे, छोटे छोटे यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति को देवताओं के बीच में, मनुष्य के बीच में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। यह था कौन सा? वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ध्यान सुनना बेटा। तो वैदिक काल तो हमें समझ में आया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि यहां जो छोटे छोटे गांव थे वो नगरीय व्यवस्था बदल गए। इसमें बड़ी बस्तियां बनी और नगरों का विकास हो गया। तो इसकी खास क्वालिटी बात थी कि गांव से हम नगर पे आ गए, गांव से शहरों में आ गए। दूसरी बात, यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पशुपालन और घोड़े से चलती थी, लेकिन कृषि प्रधान हो गया, और लोग यहाँ पर कृषि का प्रयोग करने लग गए। और कृषि के प्रयोग के लिए इन्होंने लोहे का प्रयोग करा। लोहा एटा के अंतर्दक्षिण से प्राप्त हुआ। तीसरी बात, इसमें सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था कर्म पे थी, इसमें कठोर वर्ण व्यवस्था हो गई। और कहा कि यह वर्ण व्यवस्था जो थी जन्म पे आधारित होगी। कहा कि भैया ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहेगा, चाहे वो कितने ही बुरे विद्वान हो, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, लेकिन यदि जन्म हुआ है उसका ब्राह्मण कुल में तो ब्राह्मण रहेगा। और क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय रहेगा, चाहे वो लड़ाई से क्या, तलवार से छोड़ो, वो पानी से भी डरता हो, लेकिन क्षत्रिय ही रहेगा। और ये जन्म के आधार पर कर दी गई। राजतंत्र की व्यवस्था कर दी गई। यहां पे कहते हैं कि विदर्भ नाम संस्था, विदर्भ नामक संस्था किसी को राजा बनाती थी, लेकिन यहाँ राजतंत्र बना दिया गया। और यहाँ बोला गया कि भैया जो राजा है उसका पुत्र ही राजा रहेगा। तो देखो चेंजिंग आई। कहते हैं कि इसमें जो सरल धार्मिक अनुष्ठान थे, प्रकृति की पूजा थी, सिंपल यज्ञ केंद्रित थे। लेकिन यहाँ कहते हैं कि आप ब्राह्मणों का वश तब हो गया। कहा कि ब्राह्मण जो बोलते थे उनका प्रभुत्व तो हो गया, जो उन्होंने बोला वो सही है, जो बाकी सब बोल रहे हैं वो गलत था। ये उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ विस्तृत यज्ञ हो गए, विस्तृत यज्ञ परंपरा हो गई। ठीक है, विस्तृत यज्ञ परंपरा हो गई। और इसी कारण कहते हैं कि इस काल के बीच में, उत्तर वैदिक काल के लोगों में, कहते हैं कि धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई। यहां महिलाएं पढ़ लिखने का अधिकार था, और यहां उनसे अधिकार छीन लिया गया। यहाँ शूद्र जो थे वो पुराण सुन सकते थे, यहाँ पुराण सुनने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। तो इस काल में बहुत ज्यादा अंतर हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए ऋग्वेदिक काल अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो था, चाहे स्त्री के माध्यम से, शूद्रों के माध्यम से, इनके माध्यम से, ये बहुत ही बुरा काल माना जाता है। तो आपको ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का यदि बात हमारी क्लास अच्छी लगी हो
तो आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।